हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड आईज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जून मंथ की चल रही है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग इकॉनमी स्टार्ट करेंगे। हमारी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इकॉनमी। इकॉनमी में हम लोग देखने वाले इस बार, देखिए इकॉनमी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टोटल 14 टॉपिक्स हैं, तो टाइम लगेंगे। ओके, इट मीन्स कि 3-4 पार्ट आपका ज़रूर आ जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि जीएसटी जो कि 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 1 जुलाई को, तो 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज हो जाएगी ये आपकी जीएसटी की टॉपिक, और क्या क्या ये 4 साल में कैसे राज्यों को घाटा हुआ या फिर क्या हुआ, कितना, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट की हमेशा बात की जाती है, यानी कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, इट मीन्स कि हम लोग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे पास, हमारी सरकार के पास रेवेन्यू जो कलेक्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो कई बार कहा जाता है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर देने। इट मीन्स कि आरबीआई जो है, जितना सरकार को घाटा है उस हिसाब से आरबीआई क्या करे कि उतना नोट प्रिंट कर दे और सरकार को दे दे। ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है। तो देखते हैं इसके बारे में, फिर से आर्टिकल आई है, बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में ये आर्टिकल समझाया गया है। तो फिर से देखेंगे कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का 2 पार्ट होता है, तो उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। आपको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि 21% है, तो इसको फिर से घटाने की बात की गई थी और कई बार इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती है, तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 3 आर्टिकल ही देख पाएंगे या फिर 2 ही देख पाएंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल बहुत डेप्थ में है और बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग को उसी तरीके से समझा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी न्यूज़, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो, रिक्वेस्ट करो कि वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करें, बट ये ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पे ये पेड कोर्सेज है, तो आपको यहाँ पे पे करना होगा, देन आप लोग सारे टेस्ट को अवेल कर सकते हैं। एंड येस, ये आपका 21 से स्टार्ट हो चुका है, बट स्टिल जब तक प्रीलिम्स नहीं होते हैं 10 अक्टूबर तक, तब तक आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, सारे लेसन्स मिलेंगे। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं रखिए कि अभी आप लोग का लेट हो गया है तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो आप लोग को प्रीवियस टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो सारे टेस्ट आप लोग को मिलेंगे, जो भी पैकेज आप लोग यहाँ पे परचेज करते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी दी गई है उसमें आप लोग मेल करके जो भी आपकी क्वेरीज है और कुछ भी अगर आप लोग को पूछना है या फिर पेमेंट भी करके आप लोग को स्क्रीनशॉट वहीं भेजना है, तो वो आप लोग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए बात करते हैं 4 ईयर्स ऑफ जीएसटी। रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हम लोग जीएसटी, इट मीन्स की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देखते हैं। देखिए ये एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है। टैक्स के बारे में अगर हम लोग बेसिक समझे तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कहने का मतलब है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स है ये। कैसे डायरेक्ट टैक्स है, आप लोग जो भी यहाँ पे अर्न करते हो और इनकम टैक्स स्लैब में जहाँ पे भी आप आते हो, जितने भी परसेंटेज ऑफ आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करते हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे आप लोग सर्विस टैक्स पे करते हैं, होटल में जाकर अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग सर्विस टैक्स पे करते हो। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि वो होटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे, लेकिन होटल क्या करते हैं कि आपके ऊपर पास ऑन कर देते हैं। और क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, यानी कि होटल को तो देना है सरकार को पैसे, लेकिन वो आपके थ्रू देते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्या होता है कि किसी मीडियम के थ्रू या फिर बहुत सारे इंटरमीडियरीज हो, तो उसको हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली सरकार के पास टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू जा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली जा रहा है तो डायरेक्टली कैसे जाता है, इनकम टैक्स जो आप फाइल कर रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे जो कंपनीज़ के द्वारा सरकार को दिया जाता है, तो ये सारे जो है ना डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स के अंदर, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर बात करें जीएसटी, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि हम लोग के द्वारा, देखिए जो भी यहाँ पे रिटेलर होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो टैक्सेस को पास ऑन करते जाते हैं और अल्टीमेटली हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जो सामान परचेज़ करते हैं तब उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इनडायरेक्टली सरकार के पास टैक्स जा रहा है। और पूरे इंटायर कंट्री में, हमारे पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई में। ये आप देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, यानी कि बहुत सारे स्टेज में लगते हुए ये जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि टैक्स उसको देना है जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। आप कुछ भी खरीदते हो तो यहाँ पे आप लोग देखो, मान लो एसी खरीद रहे हो, आज के डेट में बहुत गर्मी है तो एसी खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं।
अब जीएसटी में आप देखो कि 18% अगर आपका वाइट्स गुड्स में जीएसटी लग रहा है तो 9% आपका जाता है CGST में, इट मीन्स की सेंट्रल जीएसटी, एंड 9% आपका जाता है SGST में, इट मीन्स की स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आप किसी गुड्स में 12% ऑफ जीएसटी पे कर रहे हो तो इट मीन्स कि 6% जीएसटी कहाँ जाता है, तो CGST में जाता है, एंड अनदर 6% जो है वो ये आपका SGST में जाता है। ओके, तो इस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हर एक वैल्यू एडिशन में लगाया जाता है। अगर जीएसटी के अंदर देखें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे कंट्री में ना इनडायरेक्ट टैक्स एंड नंबर्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी भी आप देखो कि डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर भी जो हमारे देश में है ना उसको भी कॉम्प्लेक्स ही कहा जाता है। अभी भी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कानून लाए जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे चल के किस तरीके से होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करने आते हैं तो उनको मेनली हर्डल्स इसी चीज़ की होती है ना कि हमारे देश में टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे लाने के लिए जीएसटी लाया गया था। तो जीएसटी के अंदर बहुत सारे जो छोटे मोटे टैक्स थे हमारे देश में उसको सब्स्यूम कर दिया गया है, यानी कि इसी के अंदर मिला दिया गया है। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, ये आपका वैल्यू एडिशन टैक्स था। जैसे कि आप मानो कि टोमेटो है, टोमेटो से अगर टोमेटो केचप बनाना होता है ना तो हर एक स्टेज में यहाँ पे टैक्स लगता था, यानी कि जो टोमेटो आपका इंडस्ट्री में गया, फिर उसके बाद उसका मिक्सचर बना, फिर जूस बना, फिर उसमें जो एडिशन लगता था, फिर वहाँ से निकल कर वो होलसेल मार्केट में गया, वहाँ से निकल कर जो सारे रिटेलर मार्केट्स के पास गया, वहाँ से जाकर जो है सारे कंज्यूमर अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो हर एक स्टेज में जो है ना वैल्यू ऐड होता था और उसके बेसिस पर टैक्स ऐड होते थे। तो इसके कारण जो है ना कोई भी प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। ठीक है, ये चीज़ समझिए। सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स है। लग्जरी टैक्स आप देखो कि कोई भी लग्जरी आइटम्स खरीदते हो, चाहे आप 4 व्हीलर खरीदिए या फिर आप वाइट गुड्स खरीदिए, तो ये सारे लग्जरी आइटम्स होते हैं, तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। तो ये आप देखो कि कई तरीके के ऐसे टैक्स हैं जो कि ऑलरेडी जीएसटी के अंदर सब्स्यूम हो चुके हैं। वहीं अगर बहुत सारे गुड्स की बात करें, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है जो कि अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, पेट्रोल, क्रूड और डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ ऐसे है ना जिसको कि अभी भी जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं किया गया है। तो बेसिकली आप याद रखो, अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजप्शंस के लिए है, और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि जो मतलब कि फ़्लाइट वगैरह में जो फ्यूल लगते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें अभी भी जीएसटी के बाहर है। कहने का मतलब है कि इनके ऊपर जो स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जिस तरीके से टैक्स लगाना है वो लगा सकते हैं। ये आप बेसिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि आप देखते हो कि हर एक राज्यों में और हर एक दिन पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो बढ़ते घटते रहती है, और आज की डेट में आप देखो कि पेट्रोल कितना ज़्यादा उसकी रेट बढ़ चुकी है, पेट्रोल एंड डीजल की 100 रुपीज़ तक जा चुकी है। तो ये आप देख सकते हो कि ये सरकार की मनमानी होती है, क्योंकि सरकार के पास किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू आना चाहिए, तो उनके पास ये हक है। क्योंकि जीएसटी तो आप समझो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही जीएसटी लगेगा, चाहे आप अल्कोहल, मान लीजिए कि अल्कोहल को अगर जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, तो अगर आप ये अल्कोहल कर्नाटक में खरीदो या दिल्ली में खरीदो या फिर जम्मू एंड कश्मीर में खरीदो या फिर नागालैंड में खरीदो, आपका प्राइस एक ही होगा। लेकिन क्योंकि इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो इट मीन्स कि आप दिल्ली में अल्कोहल खरीद रहे हो तो 170 रुपीज़ का हो सकता है, वही नागालैंड में खरीदो तो 80 रुपीज़ भी हो सकती है, वही कर्नाटक में खरीदिए तो 210 रुपीज़ की भी हो सकती है। तो ये वेरिएशन देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर होता है कि वो अपने हिसाब से टैक्स लगा सके, और टैक्स से उनका जो है रेवेन्यू कलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें आज की भी डेट में आपका बाहर रखा गया है। यहाँ पे मल्टीपल स्लैब है। ये देखिए, जीएसटी कहने का मतलब होता है कि एक ही टैक्स होना चाहिए, बट हमारे देश में जब जीएसटी लाया गया ना तो ये मल्टीपल स्लैब के साथ लाया गया, 5%, 12%, 18% एंड देन यहाँ पे 28%। तो ये आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए लाया गया। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी लगता है, और सेमी प्रीशियस या फिर आप लोग रफ स्टोन्स जो होते हैं, पत्थर वगैरह जो होते हैं, वो सब खरीदते हो तो उसके ऊपर 0.25% आपका जीएसटी लगता है। साथ ही माइनर पोर्शन अगर हम लोग सारे गुड्स और सर्विसेज का देखें जो कि हमारे जीएसटी रिजिम के अंदर आते हैं, तो वो कोई भी टैक्स को इनवाइट नहीं करते। जैसे कि आप देखो कि डिफरेंट सॉल्ट टाइप नहीं होना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर आपका जीएसटी जो है डिफरेंट डिफरेंट नहीं लगेगा। इस टाइप का भी यहाँ पे रखा गया है। जीएसटी रेट की अगर बात करें तो ये म्यूचुअली स्टेट और सेंटर के द्वारा यहाँ पे आपका डिसाइड किया जाता है। जैसे किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी होगा, इतने सारे जीएसटी है, तो इसके अंदर जो है आपके कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, तो ये चीज़ें आपका डिसाइड किया जाता है जब भी आप देखते हो कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिवीजन है।
साथ ही जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेज में लगती है। और मेनली आप देखो कि जब इसको कंज्यूम किया जाता है, जैसे हम जैसे जो कंज्यूमर है जब इसको परचेज करते हैं तो हमारे द्वारा जो है ना ये कलेक्ट किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें कि इन 4 साल में जीएसटी की क्या क्या अचीवमेंट हुई है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे आप देखो कि इंडिया का जो टैक्स बेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। टैक्स बेस कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो जितने लोग हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखो कि हमारे यहाँ क्या होता था ना कि टैक्स अवॉइडेंस है। लोग किसी तरीके से जो है ना टैक्स चोरी करना सीखते थे कि किस तरीके से जो है सरकार को पैसे ना दे और उसे बचा ले। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि जितना भी आप कमाते हो, आप जब तक सरकार को दोगे नहीं तब तक सरकार हमारे वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि वो लोग लूटते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली ये भी बात सही है कि जितने भी स्कीम्स सरकार चला रही है ना वो हमारे द्वारा टैक्स पे किए हुए ही पैसे से वो चलाती है। तो इसलिए सरकार के पास पैसे होना चाहिए और वो पैसे तभी होंगे जब हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स अवॉइडेंस को यहाँ पे कम किया गया है। और ये जो आपका जीएसटी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बहुत बड़े सेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है ये जीएसटी पेमेंट के अंदर आ चुके हैं और ये थोड़ा टफ हो गया है कि कोई जीएसटी अवॉइडेंस नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा बेस है ना, इंडिया का टैक्स बेस, वो बढ़ा है। लास्ट 4 ईयर्स में आप देखो कि यहाँ पे 1.28 करोड़ तक बढ़ चुका है, जो कि आपका पहले कितना था, 66 लाख तक था। साथ ही जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन आप देखो कि कोविड में कुछ चले या ना चले, लेकिन जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी तरीके से बढ़ते जा रहा है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है यहाँ पे 1 करोड़ से भी ऊपर आपका यहाँ पे जा चुका है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है 2019-14 में 42% तक था, ये आपका बढ़ा है। और ये 42% कंपेयर किया गया है लास्ट 2016-17 ईयर्स के। ईज़ ऑफ कंप्लाइंसेस है, इट मीन्स देखने को मिला है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये काफ़ी आसान हो चुका है यहाँ पे कंप्लाइंसेस करने के लिए, यानी कि इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है लोग इसको समझ पा रहे हैं और इसको जो है फाइल कर पा रहे हैं। साथ ही जो इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ है उनकी नंबर यहाँ पे कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे जो है एक कॉमन विंडो है जहाँ पे आपको ये पे करना है। ई इनवॉइसिंग है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि ये आपको ऑनलाइन जो है आपको रिसिप्ट मिल जाता है कि यस आपने यहाँ पे अपना जीएसटी फाइल किया है। तो ये चीज़ भी आप देखो ट्रेड वगैरह में काफ़ी हेल्प होता है। साथ ही लॉजिस्टिक इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि जीएसटी में आप देखो कि सारे जो इंटर स्टेट बैरियर्स थे, जो चेक पॉइंट में काफ़ी लंबे समय तक रुकना पड़ता था, तो बहुत सारे कतार में, जैसे कि आप देखो कि बहुत सारे ट्रक्स वगैरह होते थे जो कि सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्यों के अधीन ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते थे, तो चेक पोस्ट पे काफ़ी लंबे कतार में उनको खड़ा होना पड़ता था। बट ये भी आपका ख़त्म हो गया क्योंकि ई वे बिल आ चुका है। 50,000 से ज़्यादा अगर कोई लॉजिस्टिक लेकर कोई अगर 4 व्हीलर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए पहले ई वे बिल जनरेट करना है, उसके बाद उनको कहीं भी नहीं रोका जाएगा, वो यहाँ पे सोर्सेज से लेकर सीधे डेस्टिनेशन में जाके ही रुकेंगे। तो ये भी बात यहाँ पे ईज़ हो गई। एंट्री टैक्स भी आप देखो कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो चाहे राज्यों की ही, तो एंट्री टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हुई है। साथ ही यहाँ पे जो ट्रांसिट टाइम है मूवमेंट का ऑफ गुड्स का, तो वो भी यहाँ पे कम हुआ है, क्योंकि कई बार आप देखो टॉल वगैरह में खड़ा करना पड़ता था। टॉल की बात करी मैं, मतलब कि यहाँ पे चेक पोस्ट में खड़ा करना पड़ता था, लंबी कतार में जो है वो 4 व्हीलर्स खड़े होते थे। तो ये सारी चीज़ें कम हुई है। इससे आप देखो कि सामान जो है ना सोर्सेज से डेस्टिनेशन में जल्दी कम टाइम में पहुंच रहे हैं। साथ ही एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 50% जो लॉजिस्टिक एफर्ट्स है और जो टाइम है वो सेव हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने से, तो काफ़ी बेटर हो चुका है, ये आपको प्रॉन्स पता चल रहा है। साथ ही इम्पैक्ट अगर हम लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देखें, प्रीवियस रिजिम में क्या था कि सारे इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शंस थे उसमें एडिशनल कॉस्ट था 2% का। 2% यानी कि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसका 2% देना होता था। और अगर जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखें तो ये रिड्यूस हो गया, यानी कि एडिशनल जो 2% टैक्स यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में देना पड़ता था, अब ये देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है, यानी कि फेडरलिज्म कहने का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। जो यहाँ पे आपका काम किया जा रहा है ना, सेपरेशन ऑफ वर्क है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक लेवल यानी कि पंचायती राज सब मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करें, तो यहाँ पे इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे बनाया गया है, एक ऐसा काउंसिल है जिसमें कि आप देखो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। क्यों ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट को भी उतनी ही स्टेट को ज़्यादा पावर दिया गया है एज़ कंपैरिजन टू सेंटर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर की जो है फीलिंग्स नहीं देखने को मिलेगी, ये स्ट्रॉन्ग स्टेट की यहाँ पे देखने को मिलेगी और इक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल कहा जाता है। और ये जीएसटी काउंसिल जो काम करता है ना, ये पॉलिटिकल बाइसेस से बिल्कुल
फ्री है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉलिटिकल एंगल आपका इंक्लूड होता है। जो हमारे देश के लिए बेटरमेंट के लिए काम किया जा सकता है वो इस जीएसटी काउंसिल में किया जाता है। साथ ही इस जीएसटी के आने से क्या हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हुई है। टैक्स पेयर्स जो है ना अपने कंप्लाइंसेस ऑनलाइन वो ट्रैक कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल में। साथ ही वो इजीली यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेसेस, यानी कि वो अपना पैन इंटर करके या फिर जीएसटी आईएन जो है वो यहाँ पे इंटर करके उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको जीएसटी पोर्टल में अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारे जो है यहाँ पे आप देखो अचीवमेंट हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से। जीएसटी का एडवांटेजेस क्या है ये समझिए, क्यों जीएसटी लाया गया बड़े पैमाने पे। तो जब तक इसके एडवांटेजेस आप नहीं समझोगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा इस आर्टिकल को समझने में। तो सबसे बड़ी बात है कि कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया गया है। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी मैं बताई कि अगर टोमेटो यहाँ पे लाया जा रहा है किसानों के पास से और उसको टोमेटो केचप बनाया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये टोमेटो लाया गया ट्रांसपोर्ट करके, फिर उसके बाद ये इंडस्ट्री में दिया गया, फैक्ट्री में जहाँ पे ये मतलब कि इंडस्ट्री में दिया गया जहाँ पे इसको टोमेटो केचप बनाया जाए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है बहुत प्रोसेस होते हुए ये आपका टोमेटो केचप बना, तो इसका ये टैक्स लगा यहाँ पे, एक टैक्स यहाँ लगा, एक टैक्स यहाँ लगा। उसके बाद जब ये आपका होलसेल दुकान में जाता है तो वहाँ पे टैक्स लगते हैं, फिर होलसेल से ये सारे रिटेल में के पास जाते हैं, वहाँ टैक्स लगते हैं, और फाइनली रिटेल से जो है ये कंज्यूमर को दिया जाता है तो यहाँ पे टैक्स लगते हैं। तो आप देखो कि टोमेटो से टोमेटो केचप बनने में इतना सारा टैक्स लग गया, यानी कि ये कास्केडिंग इफेक्ट है, एक के ऊपर एक आपका टैक्स बनते लगते ही जा रहा है, जिससे कि आपका जो फाइनल गुड्स होती है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जीएसटी का क्या मतलब होता है, जीएसटी लगा इट मीन्स कि यहाँ पे आपका जो टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना तो एटलीस्ट इतने सारे टैक्सेस आपके नहीं लगेंगे, सिर्फ एक दो जो वैल्यू एडिशन टैक्सेस होते हैं वो आपका कहीं कहीं लगता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 5 टाइम्स जो टैक्सेस लग रहे हैं इट मे बी रिड्यूस टू 2% ऑफ टैक्सेस, 2 टाइम्स यहाँ पे टैक्सेस लगेंगे, मान लीजिए यहाँ लगा फिर यहाँ लगा फाइनल में। तो ये आपका क्या हो गया कि कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया और सिर्फ एक टैक्स कहा गया जिसको कि जीएसटी कहते हैं। साथ ही टैक्स बेस यहाँ पे बढ़ा है, ऑब्वियस है, अभी आपने देखा कि कितना ज़्यादा लोग जो है इस टैक्स फाइल करने के अंदर आ चुके हैं। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है वो रिमूव हुआ है। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जब तक हम लोग टैक्स फाइल नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे सरकार को, तो सरकार जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और हमारी जो इकोनॉमिक है यानी कि जो हमारी आर्थिक व्यवस्था चलती है वो इस टैक्स के बेसिस पे ही चलती है। साथ ही ये बहुत आसान हो गया कि यहाँ पे टैक्सेस जो चोरी करते थे उस उन वैसे लोगों को भी अब पकड़ा जाए और उनसे भी टैक्स लिया जाए, तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, सरकार के पास रेवेन्यू भी बढ़ा है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि क्रिएट हुआ है पैरिटी इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि एक इक्वालिटी देखने को मिला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो। साथ ही साथ अगर देखें तो लेस नंबर ऑफ कंप्लेन है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स था, तो आप जानते हो वैट, वैट क्या होता था ना, ये वैल्यू एडिशन टैक्स है, और ये टैक्स आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में, जो कि बहुत बड़ा हमारा देश है, तो इस देश में आपको वैट हर जगह अलग देखने को मिलता है। गुजरात में वैट बहुत ज़्यादा है, तो वहीं अगर हम लोग मिज़ोरम की बात करें तो वैट बहुत कम है। वैट कहने का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग आपका टाइम होता है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं, जैसे टोमेटो से टोमेटो केचप बना, आलू से आलू चिप्स बन गए, पोटैटो चिप्स बन गए, तो ये सारी चीज़ें बनने में ना टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो कि ये प्रॉब्लम अब खत्म हो गया, कंप्लेन खत्म हो गई। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी यहाँ पे बेटर हो गया, क्योंकि अभी हम लोग देखें ई वे बिल जनरेट करने से क्या होता है, जो भी 50,000 से ज़्यादा का अगर सामान लेकर जा रहे हैं तो उनको ई वे बिल जनरेट करना होता है। इससे क्या हो गया कि उनको कहीं भी चेक पोस्ट में रुकना नहीं पड़ता है और टाइम यहाँ पे कम हो गया है, लेस टाइम में वो जो है सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक पावर इंक्रीज़ हुई है। साथ ही आप देखो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी रेगुलेट हो पाया है। अब अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड कहने का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब होता है वैसे सेक्टर जिनका वर्किंग आवर डिफाइंड होता है कि आपको 10 से 5 काम करना है, उनको प्रॉपर हॉलीडे होता है, सैटरडे संडे वो इंजॉय करते हैं, उनके लिए प्रॉपर सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम्स होते हैं और उनका एक फिक्स्ड मंथली इनकम होता है। लेकिन वही अगर अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो मेनली क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा वो कमाएंगे, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं वो, उनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए कोई यहाँ पे हॉलीडे नहीं है। इवन हॉलीडे में संडे में आप देखते हो कि वो ज़्यादा काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वाले। साथ ही उनका कोई भी फिक्स्ड मंथली वेजेस नहीं होता है, कोई फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं होता है, वो जितना कमाएंगे जितना काम करेंगे उतना जितना वो काम करेंगे उतना वो कमाएंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। और हमारे देश में आप देखो 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज कहाँ है, तो अनऑर्गेनाइज्ड में, और लेस देन आपको
आपको 8% लोग देखने को मिलेंगे जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। तो ऑब्वियस है कि हमारे देश को अगर डेवलप करना है, आगे लेकर जाना है, हमारी इकॉनमी बेटर करनी है, तो हमें फोकस कहाँ करना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। और जीएसटी के आने से क्या हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे फोकस हुआ है, रेगुलेट हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी फील्ड या ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ जो हमारे देश में है, वो सारी जगह पे जीएसटी के आने से कहीं ना कहीं एडवांटेज देखने को मिला है। ठीक है, अब जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में आप देखो 3 तरीके की जीएसटी डिवाइड की गई है। एक होती है सीजीएसटी, जिसे हम लोग सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। सेकंड है यहाँ पे स्टेट जीएसटी, जिसको कि एसजीएसटी कहते हैं। और थर्ड है यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, जिसे आईजीएसटी कहते हैं। अब ये आप देखो कि सेंट्रल टैक्स और जो स्टेट टैक्स है जो यहाँ पे जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कहा जा रहा है, तो ये है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस एक्साइज लगाया जाता था, या फिर एक्साइज ड्यूटी है, या फिर आपका यहाँ पे एडिशनल ड्यूटीज़ और कस्टमर्स है, सरचार्ज और जो सेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सब्स्यूम हुई है। स्टेट के द्वारा भी आप देखो इतने सारे टैक्स लगाए जाते थे, ये सारे यहाँ पे सब्स्यूम हुए। और ये छन के पता चल रहा है कि जीएसटी निकल गया और जीएसटी में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जीएसटी जो है वो टिपिकली आप देखो कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनके द्वारा यहाँ पे पे किया जाता है। बट इन सम केसेस आप देखो कि जो लाइबिलिटी है यहाँ पे टैक्स पे करने का, वो बायर यहाँ पे करते हैं। इट मीन्स कि इसको क्या कहेंगे? रिवर्स चार्जेस कहेंगे। जैसे कि आप मान लो कि टोमेटो केचप जो है वो बन के रेडी हो चुका है और टोमेटो केचप सप्लाई कर रहे हैं, ये सारे दुकानों में लेकर जा रहे हैं, तो मेनली जीएसटी किनको पे करना चाहिए? ये सप्लायर को पे करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जीएसटी कौन पे कर रहा है? तो हम जैसे लोग, जो कि हम लोग जा रहे हैं दुकान से और ख़रीद के ला रहे हैं टोमेटो केचप, तो हम लोग यहाँ पे जीएसटी पे कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे रिवर्स चार्जेस कहेंगे। ये सिर्फ ओनली एप्लीकेबल होता है कुछ सर्टेन इंस्टेंसेस में, जब आप देखो कि बिज़नेस जो है ना वो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं सप्लायर से, जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है कि वो जीएसटी पे करेंगे, या फिर इन केस ऑफ इंपोर्ट अगर कोई भी सामान को इंपोर्ट किया जा रहा है, या फिर ऐसे सप्लायर से वो परचेज कर रहे हैं जो कि जीएसटी पे करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दिस केस ही सिर्फ ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे लायबल होते हैं कि वो टैक्स पे करे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं रिवर्स चार्जेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन हाँ, चैलेंजेस क्या है आपको पता है कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था हमारे देश में, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीएसटी कलेक्शन है, यानी कि अगर हम लोग इनिशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट का देखें तो वो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन इतना होगा, लेकिन उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा था। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि देख रहे हैं आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे होते हैं जो कि अनस्किल्ड होते हैं, और वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको उतना समझ नहीं होता है। लेकिन उनके जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो सबसे ज़्यादा हर्डल्स भी वही लोग फेस किए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से एक तो ऑनलाइन कर दिया गया, ऑनलाइन डिजिटल लिटरेसी नहीं है हमारे देश में। सेकंड चीज़ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पे कैसे करना है। तो ये सरकार के द्वारा अलग ही लेवल पे थे, सरकार ये सोच रहे थे कि ये अच्छा खासा कलेक्शन होगा, बट स्टार्टिंग में हमारी कलेक्शन बहुत पुअर हुई थी। कम्प्लेक्स टैक्स स्लैब्स है, देखिए अगर जीएसटी लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो वन टैक्स वन नेशन है। ठीक है, वन टैक्स वन नेशन, बट ऐसा तो दिख नहीं रहा है वन टैक्स वन नेशन। यहाँ तो भाई 4 टैक्स वन नेशन की बात की जा रही है। फिर तो वही बात है, टैक्स स्लैब इतना ज़्यादा रखा गया है कि जब आप कुछ परचेज करने जाओ तो आपको भी ये आइडिया नहीं होता है ना कि वो सामान आपका 12% के अंदर आएगा या 18% के अंदर आएगा या फिर 28% के अंदर आएगा। ये आपको भी अभी तक नहीं पूरा क्लियर पता चला होगा। ये चीज़ें होती है जब आप रिसिप्ट देखते हो तब समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि जो पेमेंट रिसिप्ट आप देखते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ इतने परसेंट ऑफ टैक्सेस जो है आपने इस प्रोडक्ट में दिया है। तो ये चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स है, अभी तक लोग इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। साथ ही आप देखो कि कम्बरसम फिल्म स्ट्रक्चर है। इट मीन्स कि आज की डेट में जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्ट्रक्चर है ना वो भी एक कॉम्प्लेक्स ही है। आप देखो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो यहाँ पे फाइल करते हैं जीएसटी, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे फाइल करना है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है टैक्स पेयर के लिए। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो एम्बिगियस और कॉन्फ्लिक्टिंग एआर जजमेंट है, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स अगर हम लोग बहुत सारे बेंचेस की तरफ से देखें, जो कि यहाँ पे एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, और डिफरेंट स्टेट में अगर हम लोग देखें तो उनके लिए सब डिफरेंट है। एडिशनली यहाँ पे कहा गया है कि 80% से ज़्यादा जो रूलिंग है ना, जब से यहाँ पे आपका एआर इस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यहाँ पे जब से इस्टेब्लिश हुआ है, तब से अगर हम लोग देखें तो रेवेन्यू बाइज्ड हो गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे
तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो थे ना, वो बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि आज की भी डेट में अग्री नहीं कर रहे हैं और वो इसके साथ नहीं चल रहे, यानी कि उनको सही नहीं लग रहा है इनका जो जजमेंट है। इट मीन्स कि एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जिस तरीके से जजमेंट निकल कर आ रहा है, तो उससे टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहे तो डिसग्रंटल्ड है, यानी कि वो एंगर भी होते हैं, गुस्से भी होते हैं। साथ ही क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड। अगर हम लोग जीएसटी टैक्स इवेजन या फिर टैक्स फ्रॉड की बात करें, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस भी देखने को मिल रहा है, गलत तरीके से लोग ई वे बिल जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि सरकार की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। एक न्यूज़ रिपोर्ट जो कि मार्च 2020 में ये दिखाया गया था कि इंडिया में जो है 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला है, क्योंकि टैक्स इवेजन है। अब आपको पता है कि चोरी करने वाले जो है ना, कई तरीके के अपना टिप्स एंड ट्रिक्स अपना ही लेते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे टैक्स को चोरी कर सके। तो वो वही चीज़ें सेम जीएसटी में भी हो रहा है। हालांकि सरकार ये सोच के लाई थी कि कोई भी इसको नहीं टैक्स इवेड नहीं कर पाएगा, बट ये भारत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि लोग यहाँ पे भी अपना टैक्स इवेड करने का जो ज़रिया है वो अपना चुके हैं। साथ ही जीएसटी की जो परव्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। बहुत सारे कॉमोडिटीज़ हैं, जैसे स्पेशली आप देखो फ्यूल और अल्कोहल, आज के भी डेट में जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया, क्योंकि सेंटर और स्टेट का जो ये हमेशा टसल रहता है कि उनकी रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन एज़ पर द नीड नहीं हो पा रही है। इसलिए इन सारी चीज़ों को, जो कि एक बेसिक नीड है, बेसिक डिमांड है, बिना तेल के आप चलोगे नहीं और बिना अल्कोहल के बहुत दिक्कत है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे स्टेट जो है उनको लॉस सहना पड़ता है, तो वो इससे जो है अपना भरपाई कर पाते हैं। साथ ही अगर कंसर्न देखें तो कंपनसेशन टू टैक्सेस से लेकर कंसर्न है, क्योंकि जब भी जीएसटी लाया गया था तो ये चीज़ें कही गई थी कि जितना भी स्टेट को लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग सेंटर यहाँ पे भरपाई करेगा। बट ये जो पेंडेमिक और जो लॉकडाउन है ना, इसके कारण जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जो प्रॉब्लम देखने को मिला, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे जो है कम हो गए इस पेंडेमिक और लॉकडाउन के कारण, जिससे कि सेंटर्स जो है इनेबल हुए, यानी कि सेंटर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो स्टेट को जो है यहाँ पे उनकी कॉम्पनसेशन दे सके। तो इससे जो है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कहीं ना कहीं टेंशन अराइजेज हो गया, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ओवर रियलाइज़ किए है किसके ऊपर, सेस के ऊपर और सरचार्ज के ऊपर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये चीज़ें तो मतलब कि टसल हो गई कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को साफ उन्होंने कह दिया कि हम लोग के पास खुद पैसे नहीं है, तो हम लोग पैसे आपको कैसे दें। लेकिन फिर भी आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो जरिया है, ये है सेस और सरचार्ज। ये होता क्या है, सेस होता है एक काइंड ऑफ टैक्स है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है किसी स्पेशल कमोडिटीज़ में। जैसे स्वच्छ भारत सेस होता है, एजुकेशन सेस होता है, क्लीन एनर्जी सेस होता है। तो ये सब क्या होता है कि एजुकेशन के ऊपर आप 1% अगर सेस दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो वो एजुकेशन के लिए खर्च किया जाता है। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे अगर आप कहीं पे खा रहे हो होटल में, तो वहाँ पे आपको सर्विस टैक्स तो देना ही है, लेकिन अगर वहाँ पे सरचार्ज भी देना होगा तो आपको 2% ऑफ एक्स्ट्रा टैक्सेस वहाँ पे देने होंगे। तो ये होता है, दो फॉर्म ऑफ टैक्सेस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अथॉरिटी में रहते हैं कि वो इसको डिवाइड भी करते हैं, और टैक्सेस जो कम यहाँ से कलेक्ट होता है वो उनकी झोली में जाता है। तो पूरी तरीके से वो इसको अपने झोली में रखते हैं, और इस तरीके से जो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट होता है, सॉरी, यहाँ से जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट होता है सेस और सरचार्ज से, तो सरकार इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो ये कम्प्लीटली किसके पॉकेट में जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। इसलिए आज के डेट में आप देखो कि सेस और सरचार्ज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे एक ज़रिया हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि यहाँ पे हमारे जो फिजिकल फेडरलिज्म का फंडा है उसको कहीं ना कहीं डिवैल्यूएट कर रहा है ये सेस और चार्ज, ऐसा कई बार कहा भी गया है। साथ ही आप देखो रिफॉर्म में काफ़ी डिले हो रहा है, यानी कि फॉलिंग रेवेन्यू जो देखने को मिल रहा है पेंडेमिक के कारण। तो इसके कारण जो रिफॉर्म लाने की बात की जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि जो टैक्स स्लैब है, कहा जा रहा था कि ये धीरे धीरे टैक्स स्लैब को कम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, और सिर्फ वन नेशन वन टैक्स का जो फंडा है वही रहेगा। लेकिन अभी भी आप देखो कि 5%, 12%, 18%, 28%, ये सारे टैक्स स्लैब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई रिफॉर्म आज के भी डेट में नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रांजिशनल इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। इट मीन्स कि 4 साल इसके इम्प्लीमेंटेशन का हो गया, लेकिन बहुत सारे एक्सेस जो है ना वो आज के भी डेट में टेक्निकल और लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं। यानी कि जो भी जीएसटी फाइल करने के लिए जो भी लोग जाते हैं, तो वो आज के भी डेट में उनको इस तरीके का बैरियर देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हम लोग यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड देख रहे हैं। तो देखते हैं कब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। डिड यू नो है, इट मीन्स कि यहाँ पे बताया गया है कि 1 जुलाई है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी डे कहा है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीएसटी डे कब सेलिब्रेट होता है हमारे देश में, तो 1 जुलाई का ही होता है। आपको ये बताना है कि 1 जुलाई को और कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे
बस उसी दिन को हम लोग 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट किए थे, तो इसलिए उसके याद में हम लोग जीएसटी डे इसको रख दिया गया है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहली तो बात है टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करना है। जीएसटी लाने का मतलब भी वही था कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करना है, बट अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके के टैक्स स्लैब हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ईज़ करना है। साथ ही साथ जो डिजिटल रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देखो कि जो प्रोसेस है कि किस तरीके से यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जाए, तो उसमें काफ़ी हेल्प होता है, उसको एक्सेलरेट करने में काफ़ी हेल्प होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैपेसिटी है पोर्टल्स का, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो नंबर ऑफ़ यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का जो हर्डल्स है वो यहाँ पे कम हो सके। ठीक है, तो और बेटर तरीके से हैंडल भी कर सके, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग भी फास्ट तरीके से हो सके। साथ ही यहाँ पे कंप्लाइंस जो रिजिम है वो रोबस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि टैक्स इवेडर्स जो है उनको कैच करने की ज़रूरत है। अनएथिकल और ये इलीगल टैक्स प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में, तो उसको भी किसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है पकड़ना चाहिए। साथ ही फोकस करना चाहिए हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, क्योंकि देखिए सेंटर को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अर्जेंटली फिगर आउट करे और जितनी भी बैटल्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इस रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर, तो उसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जीएसटी 4 ईयर्स ऑफ जीएसटी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। चलिए देख लेते हैं एक बार कि फिर से क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो जीएसटी का 4 साल हो गया, और यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन कौन सी टैक्स है जो कि जीएसटी में सब्स्यूम किया गया है। सॉरी, यहाँ पे देखें और कितने तरीके के टैक्स स्लैब हैं। याद रखना है कि गोल्ड के ऊपर 3% एंड प्रीशियस स्टोन और रफ स्टोन अगर आप खरीदते हो तो 0.25% यहाँ पे आपको टैक्स देना होता है। जीएसटी काउंसिल है जो कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फंडा यहाँ पे देखने को मिलता है। अचीवमेंट क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहला टैक्स बेस बढ़ा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर पा रहे हैं। सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। ईज़ ऑफ कंप्लाइंसेस है, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी हो पाया है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे अच्छा हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस है कि जीएसटी कलेक्शंस जो है ओवर एस्टिमेट कर लिया गया था। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप देखो कि बहुत 4 तरीके के टैक्स स्लैब है। फाइलिंग स्ट्रक्चर उतना बेटर नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और एएआर जो जजमेंट है उसके साथ लोग जो है ना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, उसके साथ सहमत नहीं है। टैक्स फ्रॉडेड स्टिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही जीएसटी पर्व्यू की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे बाहर है जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल हो गया, फ्यूल हो गया, तो इसको जीएसटी के अंदर लाने की बात की जा रही है। साथ ही जो स्टेट को कंपनसेशन देने की बात की गई है तो उस पर प्रॉब्लम है, और रिफॉर्म में डिले हो रहा है, ट्रांजिशनल इश्यूज़ हैं, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल करना होगा, डिजिटल रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और जो यहाँ पे हमारा कंप्लाइंसेस है उसको सही करना होगा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करना होगा। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द आर्टिकल जो कि है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्यों ये न्यूज़ में है, तो एक डिबेट है कि इंडिया को यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है वो यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कौन करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि मे बी देखिए हमारे यहाँ जो सेकेंड वेव आया कोविड-19 का, इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है इकॉनमी और हिट हुआ है, तो इसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं और क्या बातें हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो फिस्कल डेफिसिट आज के डेट में 9.3% हमारा जीडीपी का हो चुका है, और ये डेफिसिट जो है ना, अगर आप हम लोग देखें डेफिसिट मीन्स घाटा, ठीक है। फिस्कल कहने का मतलब है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि सरकार एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये 6.8% है जीडीपी का। ये मेनली इसलिए है क्योंकि खर्चे बढ़ जा रहे हैं पेंडेमिक को देखते हुए। जैसे आपने देखा है कि पेंडेमिक को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पैकेजेस जो है लाया गया सरकार के द्वारा, 70,000 करोड़ तक का इस तरीके का लाया गया हर एक सेक्टर्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा जो है जन धन योजना के तहत जो है लोगों के अकाउंट में पैसे भी दिए गए, और जो आपका फ्री 3 महीने का फ्री राशन पहुंचाने का था, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया। गरीब कल्याण योजना लाया गया, जिससे लोगों को जो है रोज़गार मिले, और जो रिवर्स माइग्रेशन है उनको सेटलमेंट मिले। तो बहुत तरीके का यहाँ पे काम किया गया, जिससे कि सरकार के जो खर्च है वो बढ़ गए। तो यहाँ पे आप देखो बढ़ गया है तो खर्च बढ़ गए, लेकिन रेवेन्यू तो उस हिसाब से कलेक्ट नहीं हो पाया। तो एक डिबेट हमेशा चलता है कि कैसे इस जो फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि 9.3 हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा है। कहाँ 3.2 हमारे यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हुआ करता था, बट आप देख सकते हो कि 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ चुका है। तो ये हमेशा एक डिबेट वाला कारण होता है कि कैसे हम लोग अपने फिस्कल डेफिसिट को जो है घटाएं।
तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और इससे ये कैसे फाइनेंस करता है, इसको समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक तरीके का आपका डिफरेंस है कि टोटल इनकम जो सरकार का आ रहा है, टोटल इनकम कहने का मतलब है कि टोटल टैक्सेस और नॉन डेट जो कैपिटल रिसिप्ट होती है और टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट का है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों तरीके से, और टोटल इनकम जो कि गवर्नमेंट का है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रिकवरी ऑफ लोन और यहाँ पे अदर रिसिप्ट भी होता है। यानी कि इनकम कहाँ कहाँ से आता है, तो सबसे पहला रेवेन्यू है, उसके बाद लोन जो दिया जाता है तो लोन से भी जो रिकवरी होता है, वापस लोन रीपेमेंट होता है सरकार के पास, तो विद इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट से पैसे आते हैं। कुछ और भी यहाँ पे जरिया है जिसके तहत जो है सरकार के पास पैसे आते हैं। टिपिकली अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पे दो चॉइसेस होते हैं अपने फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, या तो वो बोरो कर ले या तो टैक्स बढ़ा दे। ये दो काम है कि या तो बाहर से एक्सटर्नल बोरोविंग, आप देखते हो कि बहुत फैसिलिटी होती है, या तो अपने टैक्स स्लैब को बढ़ा दे या तो टैक्स ही बढ़ा दे, तो ये काम कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो प्रिंट कर दे, यानी कि उतने पैसे प्रिंट कर दे और सरकार को दे दे, और सरकार क्या करेगी, उनसे अपना फिजिकल डेफिसिट को ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, कि डायरेक्ट जो है पैसा देके घाटा को ओवरकम करना। फाइनेंसिंग अगर हम लोग फिजिकल डेफिसिट का देखें तो तीन तरीके से होता है। एक तो यहाँ पे आप देखो कि डेट है, यानी कि जो कैपिटल मार्केट से बोरो किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे इशू करके, जैसे टी बिल है, बॉन्ड है। तो टी बिल आपको पता है शॉर्ट टर्म यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक साल के अंदर अंदर अगर यहाँ पे बोरो करना होता है तो वो टी बिल इशू करते हैं। बॉन्ड है यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक्सपेंडिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, जैसे कि यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो भी आरबीआई के द्वारा मनी को प्रिंट करके। तो ये तीन काम है जो कि यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने का तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद अगर हम लोग डेट की बात करें तो यहाँ पे दो तरीका है, या तो इंटरनल बोरो कर लो, यानी कि अपने देश में ही बोरो कर लो, या फिर बाहर से बोरो कर लो, एक्सटर्नल बोरो। तो ये दो तरीका है। दूसरी अगर हम लोग बात करें मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन में भी दो तरीका होता है, या तो इनडायरेक्टली मोनेटाइज कर ले या तो डायरेक्टली मोनेटाइज कर ले। डायरेक्टली कहने का क्या मतलब होता है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली परचेज कर ले गवर्नमेंट बॉन्ड को प्राइमरी मार्केट में, और उसके बदले में मनी प्रिंट करके दे दे, जिससे कि वो यहाँ पे सरकार के खर्चे को पूरा कर दे, है कि नहीं। यानी कि सरकार दोनों का काम है। आरबीआई डायरेक्ट क्या करेगी कि वो यहाँ पे मनी प्रिंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे। तो ये बॉन्ड को खरीद के जो है जितना का डेफिसिट है उतना का बॉन्ड को खरीद के पैसे वापस कर दे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो जाएगा। इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, उसका सेल और परचेज होता है। बस इतना आप याद रखिए कि ओएमओ में क्या होती है कि डायरेक्ट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी कि आरबीआई जो है बॉन्ड यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से खरीदेंगे, और यहाँ पे जो है फ्रेश मनी को प्रिंट करके लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर देंगे, यानी कि मार्केट में मनी दे देंगे। सरकार को मनी नहीं देंगे, मार्केट में मनी देंगे, जिससे कि मार्केट में जो है पैसे रहे। मार्केट में आज के डेट में आप देखो पैसे नहीं हैं, तो सरकार जो है खर्चे करना पड़ रहा है सरकार को। तो अगर मार्केट में पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे, तो क्या होगा कि सरकार को ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि सरकार की जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये दो तरीका है मोनेटाइज करने का। ठीक है, अब देखते हैं कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ जो डेफिसिट है वो होता क्या है। ये एक तरीके का सिनेरियो है जिसमें आप समझ चुके हो कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी कि प्रिंट यहाँ पे जो करेंसी है उसको प्रिंट कर देगी, और ये करेंसी जो है डायरेक्ट नहीं सरकार को देना है, सरकार उसके बदले बॉन्ड इशू करेंगे, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक उस बॉन्ड को परचेज करेंगे, और उतना का यहाँ पे जो है करेंसी यहाँ पे जो प्रिंट किया है वो सरकार को दे देंगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो गया, यानी कि सरकार के यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कम हो गई। लेकिन इस एक्सरसाइज से आप देखो ये इतना आसान है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज से क्या होगा, टोटल मनी सप्लाई जो है सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा ना कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऐसा बिल्कुल भी इसको गारंटी नहीं कह सकते कि इससे सरकार की जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगी और हमारी इकॉनमी में जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, ये एक ऐसा ज़रिया है ना जिससे आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आरबीआई मनी को प्रिंट करेगी ना, करेंसी को प्रिंट करेगी, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाए, यानी कि महंगाई बढ़ जाए। तो महंगाई बढ़ जाएगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखते हो आज के भी डेट में आप देखो कि सारी चीज़ों की दाम बढ़ चुकी है, तो एक कॉमन मैन के लिए सारी चीज़ें परचेज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्फ्लेशन का जो यहाँ पे जरिया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का भी एक टारगेट रखा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, कि यहाँ पे आपका 4+-2 होना चाहिए, यानी कि -2 से लेकर जो है आपका 6 तक, यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन होना चाहिए।
तो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से यही होता है, और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को यहाँ पे हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी क्या मतलब, समझिए कि हेलीकॉप्टर से जो है मनी यहाँ पे बरस रही है, तो इस तरीके का यहाँ पे इसको कहा जाता है। तो ये भी अगर पूछा जाए कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कब, तो रिसेशन के टाइम में। अब ये रिसेशन क्या होता है, रिसेशन कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस 2 कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में आप देखो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और ये कब तक रहती है, 31 मार्च तक, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर कहें तो फर्स्ट क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ, तो अप्रैल, मई, जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप देखो कि 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर ये 2 क्वार्टर मिलाकर, यानी कि अप्रैल से लेकर पूरा सितंबर तक, अगर यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में हो, जीडीपी नेगेटिव में हो, तो और इसको हम लोग कहते हैं रिसेशन हो गया। और यहाँ पे हमारी सरकार ने कहा है कि टेक्निकल रिसेशन हो गया। टेक्निकल रिसेशन कहने का क्या मतलब है कि कंटिन्यूस जो है हमारे यहाँ जीडीपी माइनस में है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि रिसेशन के टाइम में, तो रिसेशन है यानी कि हमारे यहाँ जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, यानी कि सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, सरकार खर्च नहीं कर पा रही जितना खर्च करना है। तो उस समय पे जो है हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बार आपका प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट की जो आपकी मीन्स जो भी टॉपिक होती है ना, उसका फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अगर इंडिया में देखें कब कब किया गया है और क्या क्या किया गया है, तो 1997 तक क्या था, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता था। इंडिया की जो डेफिसिट है वो ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाती थी 1997 तक। एडहॉक ट्रेजरी बिल है, देखिए टी बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ये 3 टाइप का आपका होता है, यानी कि 91 डेज़ का होता है, फिर 181 डेज़ का होता है, फिर 364 डेज़ का होता है। इस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है सरकार के द्वारा। ये एडहॉक टी बिल है, यानी कि जब लगता है सरकार को कि नहीं पैसे की ज़रूरत है, तो इस तरीके का टी बिल इशू करते हैं और उसके बाद पैसे यहाँ पे लेते हैं। एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में, जो कि कम्प्लीटली फेज आउट कर देगा जो फंडिंग है, यानी कि एडहॉक बिल के थ्रू जो फंडिंग किया जाता था सरकार को, ये कम्प्लीटली खत्म हो गया है। और इस प्रैक्टिस को रिप्लेस किया गया है एक अदर तरीके का, जिसको हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं, और ये चीज़ स्टार्ट हुआ है 1997 के 1 अप्रैल से। वेज एंड मीन्स की अगर हम लोग बात करें तो सरकार के द्वारा सॉरी यूपीएससी के द्वारा इससे क्वेश्चन भी पूछी गई है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेसन जो हमारी इकोनॉमी की होगी तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि बेटर तरीके से, अब 2 महीने बचा है तो एकदम लग जाइए, हाँ, ज़ोर शोर से। तो वेज एंड मीन्स अगर एडवांसेस की बात करें तो इसमें यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को जितने पैसे की ज़रूरत है वो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ले सकते हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को भी आप समझ ही लीजिए कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या है। देखिए आरबीआई के द्वारा ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस लाया गया है स्टेट के लिए, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो इनका रिसिप्ट और जो इम्बैलेंस हो जाता है ना, कि इनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए और इनका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो इसमें अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से यहाँ पे पैसे ले सकते हैं वेज एंड मीन्स मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे क्या क्या इनके लिए रूल्स रेगुलेशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पे वेरीज होता है, यानी कि स्टेट टू स्टेट ये लिमिट जो है आपका डिफरेंट होता है जितना इकोनॉमिक साइज ऑफ स्टेट है। जैसे आप देखते हो कुछ राज्य बहुत बड़े होते हैं, यूपी जैसा राज्य आप देखो बहुत बड़े हैं, साथ ही आप अगर छोटे राज्य त्रिपुरा जैसे राज्य देखो तो बहुत कम है, छोटे से है उनका जोग्राफिकल एरिया और उनकी इकोनॉमिक जो एरिया है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा एक लिमिट सेट किया जाता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सारे स्टेट के लिए एक ही जैसा लिमिट नहीं है। साथ ही यहाँ पे मैक्सिमम जो अलाउ किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो भी यहाँ पे फंडिंग दी जाती है स्टेट को, तो वो 14 कॉन्सिक्यूटिव वर्किंग डेज तक जो है मैक्सिमम ये अलाउ किया जाता है उनको। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे और भी रूल्स रेगुलेशन है जो कि टाइम टू टाइम ये आपका चेंज होता है, तो इसलिए इसको अभी आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में भी थोड़ा ईज़ दिया गया था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई पैसे देंगे। ओके, तो ये चीज़ें देखिए कि ये हमारा रिप्लेस हो गया था वेज एंड मीन्स एडवांसेस से। 1997 से 2006 के बीच क्या हुआ कि आरबीआई जो है वो प्राइमरी इशुएंस जो होता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, जी सेक का, उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। जी सेक का यानी कि सेल और परचेज जो ओएमओ मार्केट में होता है, तो इसके थ्रू जो है यहाँ पे सरकार को पैसे मिल जाते थे। देन यहाँ पे 2006 के बाद आप देखो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया 2003 का,
जिसमें कि कम्प्लीटली आरबीआई को रोका गया कि वो इस तरीके का प्राइमरी इशू नहीं करेंगे, यानी कि सरकार का जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होता था उसको यहाँ पे आरबीआई जो है सब्सक्राइब नहीं करेगी। कब से? तो 1 अप्रैल 2006 से। 2008 से क्या हुआ कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है वो कुछ सर्टेन ग्राउंड में अलाउड कर दिया गया। ये जो एफआरबीएम एक्ट है, यानी कि ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट करने के लिए ये कानून बनाया गया था, इसको अमेंड किया गया 2017 में। और यहाँ पे एक स्केप क्लॉज रखा गया कि मोनेटाइजेशन जो है सरकार के लिए यहाँ पे परमिट किया गया, बट कुछ सर्टेन ग्राउंड के ऊपर। आरबीआई यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकती है जो प्राइमरी इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज़, और वो उसी केस में किया जा सकता है जब सरकार की जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है वो जितना यहाँ पे मेंटेन करना था जो टारगेट है उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एज ए नेशनल सिक्योरिटी, या फिर वॉर के कारण, या फिर नेशनल कैलेमिटी कैलेमिटी के कारण, या फिर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड है, अगर इसके बेसिस में सरकार की अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ते जा रही है तो फिर जीसेक परचेज करने का यहाँ पे आरबीआई को अधिकार है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये नेशनल कैलेमिटीज़ है, पेंडेमिक को इसमें ही काउंट किया गया है। तो इस बेसिस पे अगर आप हम लोग देखें तो यस, यहाँ पे कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस में अभी हमारी सरकार एलिजिबल है कि वो आरबीआई से जो है ले सकती है, यानी कि आरबीआई जो है जीसेक परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। रीज़न क्या है जिसके कारण जो है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है? तो सबसे पहली बात है कि आप देखो कि अगर किसी कंट्री की फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होती है ना तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, एफडीआई नहीं आता है, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं, कोई हमारे साथ व्यापार करना नहीं चाहेंगे, तो बहुत तरीके की यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देखो कि फिजिकल कोविड-19 के कारण जो है बहुत क्राइसिस हो गया, जिसके कारण हमारी फाइनेंसिंग रिकवरी प्रोग्राम जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही है। साथ ही यहाँ पे जो फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके लिए ये यूज़ हो सकता है, जैसे आत्मनिर्भर भारत हमारा 3.0 आया है, जिसमें यहाँ पे कितना सरकार के द्वारा दिया गया, तो 2.65 लाख करोड़ तक दिया गया, तो इसमें काफ़ी हेल्प हो सकता है। साथ ही डिफ्लेशन का सिचुएशन आ सकता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारी मतलब कि इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, महंगाई, और ये आपका सस्ता हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही यहाँ पे फिजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात की जा रही है कि सेविंग्स जो इकॉनमी में है वो काफ़ी लिमिटेड है। फाइनेंसिंग अगर हम लोग देखें लार्ज डेफिसिट को अगर हम लोग कर सकते हैं तो जीसेक को इशू करके ही कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना होता है। कई बार आप देखते हो कि सरकार के द्वारा लिक्विडिटी यहाँ पे इन्फ्यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर इंस्टेंसेस अगर हम लोग देखें तो आरबीआई अपने रेपो रेट को 115 बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट पे यहाँ पे रिड्यूस की है, जो कि मार्च से लेकर मई 2020 तक था। फर्दर अगर इंटरेस्ट रेट कट अगर हम लोग देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट को लो रखा जाता है, यानी कि प्रिंटिंग जो मनी है वो इंश्योर करती है कि यहाँ पे एनफ मनी होनी चाहिए हमारे फिनेंशियल सिस्टम में और प्रोसेस में, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे लो ही रह रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए लो इंटरेस्ट रेट से क्या होता है कि सरकार को ये अलाउ किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करो और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ों पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट सरकार को फेवर करती है बट आरबीआई को नहीं। अदर बेनिफिट अगर हम लोग देखें जैसे डेट फाइनेंस जो फिजिकल प्रोग्राम है, उसके अलावा आप देखो तो एक मनी फाइनेंस प्रोग्राम जो है ना वो यहाँ पे टैक्स बर्डन, फ्यूचर जो टैक्स बर्डन है उसको इंक्रीज़ नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है वो कम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ऐसी फंडे है जिसके बेसिस पे ये कहा गया है कि हाँ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो प्रोविज़न है वो सरकार को कर लेना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल डेफिसिट जो है कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी कंसर्न क्या है, क्यों सरकार इसको यूज़ नहीं करती है? सबसे पहला कंसर्न ये है हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो महंगाई है हमारे देश में और महंगाई बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। साथ ही जो क्रेडिबिलिटी है आरबीआई की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आप देखो कि आरबीआई का काम है कि हमारे देश में जो फिनेंशियल मैटर्स है उसको यहाँ पे मेंटेन करना। तो इस तरीके से अगर वो डायरेक्ट मोनेटाइज कर देते हैं सरकार की बॉन्ड को परचेज करके, तो यहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होती दिखेगी और हमारी जो फिजिकल प्रूडेंस है वो हर्ट हो सकता है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से क्या होगा कि जो हमारी फिजिकल कंसोलिडेशन जितनी भी एक्टिविटीज़ है सरकार की वो यहाँ पे इंसेंटिवाइज हो सकती है। फिजिकल डोमिनेंस हो सकता है, पैसों की डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी। इंडिपेंडेंसी जो सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, सरकार के तहत से ये काम करेंगे। साथ ही इनइफेक्टिव है कि लिक्विडिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके और डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी हो सकती है, यानी कि $1 के कंपैरिजन में हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है वो और घट सकती है, यानी कि इट में इंक्रीज़ फ्रॉम 72 टू 73 टू 76 और 80 रुपीज़। तो ये सारी हो सकती है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। आज के भी डेट में आप देखो कि हमारी $1 के अराउंड कितना है, तो 73 रुपीज़ है। और ये चीज़ें जब कोविड-19 था तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही थी, 76 रुपीज़ तक भी जा चुकी थी 2020 में। तो जितना ज़्यादा हमारा डिप्रिशिएट होता है करेंसी, तो उतना ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती है।
देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी उन कंट्रीज़ को फेवर करता है जो कि एक्सपोर्ट हब कंट्री है। हम लोग कैसे कंट्री है, हम लोग इंपोर्ट हब कंट्री है, यानी कि मेनली हमारा जो 80% से ज़्यादा काम होता है वो इंपोर्ट के बेसिस पे होता है। तो अगर हमारा यहाँ पे करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट होगी तो ऑब्वियस है कि $1 के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा खर्च करना होगा, यानी कि सामान खरीदने के लिए हमें ज़्यादा यहाँ पे पैसे देने होंगे। तो एक हमारा जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न का यहाँ पे मैटर बन जाता है। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि प्रोडक्टिव यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट का यूज़ होना चाहिए प्रायर टू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। हमें अल्टरनेटिव्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स बेटर कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से बेटर है कि हम लोग कुछ और यहाँ पे अल्टरनेटिव लेकर आएँ। साथ ही डायरेक्ट मोनेटाइजेशन जो है लास्ट रिसॉर्ट में यूज़ करें। अगर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और यहाँ पे मसला नहीं दिख रहा है, तो अगर हम लोग को सही करना है अपनी फिजिकल डेफिसिट, तो हम लोग लास्ट यानी कि इसके अलावा और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, अब ये करना ही होगा, तभी हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग देखें कोविड-19 के कॉस्ट में जो कि काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है, तो यहाँ पे जो सरकार के डेफिसिट की साइज़ है वो भी बढ़ते जा रही है। तो एक मोनेटाइजेशन का कॉल तो हो चुका है और ये एक पावरफुल इमरजेंसी टूल भी है, जिससे कि अगर हम लोग देखें तो हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस भी होगा और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेट कर पाएंगे और क्रेडिबल भी ये दिख रहा है। यानी कि बेटर है ये, अगर हम लोग मोनेटाइजेशन करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट रिसॉर्ट में करें तो ही यहाँ पे सही रहेगा। डिड यू नो की बात की जा रही है कि 2008 में जिम्बाब्वे के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट किया जाए और उससे इकॉनमी ग्रो हो। लेकिन इससे क्या हुआ ना कि उनकी जो लोकल करेंसी की वैल्यू है वो बहुत कम हो गई और उनके सामान की जो यहाँ पे प्राइसेस है वो बढ़ते गई और हाइपर इन्फ्लेशन की यहाँ पे जो है सिचुएशन आ गई। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है वर्स्ट सिचुएशन होता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके प्राइसेस की वैल्यू बढ़ जाती है, गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट की भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये जिम्बाब्वे की एक ऐसी स्टोरी है ना, जो कि आप अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन या फिर इस तरीके से डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की कहीं भी कहानी लिख रहे हो, कहानी नहीं आंसर लिख रहे हो, तो इस कहानी को ज़रूर आप लोग वहाँ पे कोट कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि एक समझ में आता है कि हाँ, दूसरे की गलती से ही सीखना चाहिए। तो दूसरे देश में इस तरीके की प्रोसेस अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जिम्बाब्वे जैसे देश में डायरेक्ट मोनेटाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग कैसे इतने बड़े रिस्क को ले सके। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओके, सो आई थिंक कि हमारी हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर मैं कर चुकी हूँ। ये है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। तो इसको लेकर मैं पहले भी टॉपिक में आप लोग के साथ डिस्कस की हूँ, आई थिंक 2020 के नवंबर दिसंबर में ही था डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग हर मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो तो आपकी टॉपिक जो है ना वो रिवाइज होती रहती है और चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा आपकी डेप्थ होती जाती है। तो फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने का 3 तरीका है, या तो डेट, या तो यहाँ पे आपका टैक्स बढ़ा दो, या तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का मीनिंग हम लोग समझ गए, हेलीकॉप्टर मनी इसी से रिलेटेड है। साथ ही कब कब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन 1997 तक हुआ, उसके बाद चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका वेज एंड मीन्स आया, एडवांसेस आया, उसके बाद कंप्लीट प्रोहिबिशन हो गया 2018 में जब FRBM एक्ट आया। इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया था कि नहीं, ये एकदम तरीका सही नहीं है कि RBI बार बार जो है मनी को प्रिंट करके जो है सरकार की जो घाटे है उसको ओवरकम कर दे। उसके बाद क्या रीज़न है जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का डिमांड है, तो फिजिकल रिकवरी के लिए है, डिफ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए है, अदर बेनिफिट्स भी होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन कंसर्न क्या है कि हाई इन्फ्लेशन हो सकता है, इट मे बी हाइपर इन्फ्लेशन, क्रेडिबिलिटी जो RBI की है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, फिजिकल प्रूडेंस यहाँ पे हर्ट हो सकता है, फिजिकल डोमिनेंस देखने को मिल सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल ऑल्सो। सो गाइज हमारी यहाँ पे टाइम हो चुकी है, मिलते हैं कल हम लोग और ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के साथ। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए इकॉनमी की आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और मैं थोड़ा सा इसको और खींच के पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपको टॉपिक्स के बारे में और जो भी बातें हैं वो आपको क्लियर समझ में आ सके। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।